वहां पेड़ पौधे नाम की चीज या तो स्नो है या मिट्टी है। और देखने पे पक्षी के नाम पे कौवा, कभी कभी पोपट भी दिखता है, और लोकल चिड़ियाएं दिखती हैं। वो एक रेत का रेगिस्तान है, रेगिस्तान का पहाड़ है, वो रेगिस्तानी पहाड़ है। तो या तो वो काला रेगिस्तान होता है या वो सफेद रेगिस्तान होता है, जहां स्नो ही स्नो होती है, वहां पानी नहीं बरसता। और भारत की, और उसके ऊपर पक्के ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब वो ग्लेशियर तैरते नहीं है, खड़क होते हैं, फिक्स होते हैं। इस साल तिब्बत में बारिश हुई, स्नो नहीं, बारिश हुई। और जब बारिश होगी तो कच्चे रेत के पहाड़ों के ऊपर बारिश होगी तो क्या होगा? पानी और 4 गुना बढ़ेगा ना। क्या होगा? तो बताओ क्या क्या हो सकता है? ये वो फिनोमिनन है जो किसी किताब में लिखे हुए नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पे घटित होते नहीं, पहली बार हुआ। तो क्या हुआ? जब रेत के पहाड़ों के ऊपर बारिश हुई तो क्या हुआ? तो रेत, पहले क्या होता है, पहाड़ के ऊपर क्या होता है, पड़ती है तो पानी बरसता है, यहां रेत भी पानी के साथ बहती है। तो वो रेत बहती हुई आती है सारी की सारी पानी में बरस के, राइट। और वो नदियों में आती है, और नदियों से रेत इकट्ठी कहां होगी? सारी की सारी नदियां कई गुना रेत से भर जाएंगी। बहुत कम बरसात और बहुत अधिक रेत। और ये कौन सी नदियों में आई? उन नदियों का नाम है जिसमें रेत भरी इस बार, उन नदियों का नाम है सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं उन सब में भयंकर मात्रा में रेत और सिल्ट भर गई। और ये जो रेत है, क्योंकि हमने क्या किया, विकास के नाम पे पानी को रोकना हमारे विकास के मंदिर कहलाए। जैसे भाखड़ा नंगल को आधुनिक भारत का मंदिर कराया गया, यानी बहती नदियों को बहने नहीं दिया, और उसको आपने केवल फसल के लिए, आदमी के लिए रोक लिया, फसल के लिए रोक लिया। पंजाब का फायदा हुआ, पर नदियां बहनी रुक गई। पानी का एक इस्तेमाल करने के लिए हमने उसको काम किया, उसके बहुत सारे फायदे हैं, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान है। फायदे अल्प में होते हैं और नुकसान दीर्घ में होते हैं। फायदे इंसान को होते हैं और नुकसान पूरी की पूरी प्रकृति के साइकिल को होता है, राइट। वो जो दीर्घ काल का समय है, जो अल्पकालिक फायदे का समय है, वो अब लगभग बीत गया है। भाखड़ा डैम की उम्र लगभग पूरी हो चुकी, ठीक है। 30 से 40% जो डैम है वो सारा का सारा सिल्ट से, रेत से भर गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इस साल पहली बार एक घटना घटी, ये नॉर्थ इंडिया के नहीं, पूरे भारत के लोगों को समझने की घटना है, क्योंकि आने वाले साल में इससे कई गुना भयंकर विकराल रूप में आने वाली है। पिछले साल इस साल जो बारिश हुई ना, बाढ़ आई ना भयंकर, तो कितना परसेंट अधिक बारिश हुई? बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। तो कितने परसेंट बहुत बारिश हुई? मात्र 7% बारिश अधिक हुई। और जो पानी आया वो 20% ज्यादा आया। यानी सारे डैमों में जितना पानी आया वो कितना ज्यादा आया? 20%। बारिश कितनी हुई? 7%। तो कितना अंतर है? वो 13% कहां से आया? आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। किससे आया? जो जमा हुआ था, जो हमारा स्टॉक था, जो हमारा बैंक बैलेंस था, जो हमारा सुरक्षा चक्र था, यानी ग्लेशियर बड़ी तेजी से टूटे, क्रैश किए, पिघले और बह के पानी में आए। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अगले साल ये और ज्यादा, कुछ विद्वानों का कहना है 10 गुना से ज्यादा तेज हो सकता है। और उससे क्या हुआ? जो सिल्ट आई, जो रेत आई, जो डैम में भर गई, तो उन्होंने क्या किया? 30 से 40% डैम भर दिया। किससे भर दिया? रेत से। अब बारिश हुई, मतलब नॉर्मल बारिश होती है, मान लीजिए 100 इंच बारिश हुई, तो 100 इंच की उसकी कैपेसिटी है, तो वो ओवरफ्लो होगा नहीं, वो अपनी कैपेसिटी की तरह रहेगा। अब उसी डैम को ओवरफ्लो करने के लिए कितनी बारिश चाहिए?
अगर वो 30% पहले से रेत से भरा हुआ है, अब कितने परसेंट में वो डैम ओवरफ्लो होगा? अगर वो 50% से भर जाए तो 50% में भी यानी वो डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। ये स्थिति नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी डैमों की आ गई है। यानी हमारे जितने भी आधुनिक सभ्यता के जो मंदिर हैं, अब वो हमारे लिए पोषक की जगह विनाशक, उनकी उम्र खत्म हो गई, यानी वो टूट सकते हैं, कमजोर हो गए हैं, वो टेढ़े हो सकते हैं, टूट सकते हैं। नंबर दो, उनकी कैपेसिटी, जितना पानी रोकने की कैपेसिटी थी अब उतनी नहीं रही, राइट, और वो यूजफुल नहीं रहे। तीसरा, अब वो रिपेयरेबल नहीं है, क्योंकि उनमें क्या होता है, धीमे धीमे रेत निकाली जा सकती है, इतनी बड़ी मात्रा में रेत नहीं निकाली जा सकती, और वो निकाली भी नहीं गई। पिछले 10 से 20 साल में सभी सरकारों ने मिलके उसको बिल्कुल इग्नोर किया, और अब पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया खतरे में आ गया है। क्या क्या खतरे हो सकते हैं, कल्पना करिए। और ये खतरे आपको ये जो भूविज्ञानी है या मौसम विज्ञानी है या पानी विज्ञानी अभी बता नहीं रहे जी, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ये केंद्र सरकार ने किया हो या, यानी इसके ऊपर भी युद्ध चल रहा है, क्लेम एंड ब्लेम चल रहा है। परंतु जो असली मुद्दा है कि जनता का क्या होगा, उसके ऊपर कोई चर्चा, कोई जवाबदारी, कोई तैयारी नहीं है, और कोई जानकारी भी नहीं है। परंतु ये क्या है, ये तो पहली छोटी छोटी मोटी मोटी पृष्ठभूमि है। रियलिटी ये है कि क्या हो सकता है। अब इसके साथ अभी हमने कितनी चीजों को जोड़ा, रेन, दूसरा किसको जोड़ा, ग्लेशियर, तीसरा किसको जोड़ा, रेत को, चौथा किसको जोड़ा, डैम को जोड़ा। अब पांचवी चीज इसके साथ और जोड़िए जो इस साल घटी है, और सबसे ज्यादा अद्वितीय घटी है, जो अनप्रेसिडेंट है, वो क्या है, बादल फटे। तो आपको तो बादल फटने की केवल एक ही घटना बार बार वीडियो में दिखाएगी, कौन सी, उत्तरकाशी वाली, मतलब ठीक है, उत्तरांचल में जो एक पूरा का पूरा गांव आपको 35-34 सेकंड में साफ होता हुआ दिखा। ऐसे सैकड़ों गांव साफ हुए हैं, परंतु हमको पता नहीं है, हमको दिखाए गए नहीं है। उसकी सूचना, जान माल की कितनी हानि हुई उसकी कोई सूचना नहीं है। कितना रोड गया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर गया, कितने पुल गए, कितनी सड़कें गई, कितने गांव गए, कितने पशु गए, कितने जानमाल गए, उसकी कोई घटना आपको सुनने को मिली नहीं है, राइट। अब बादल कहां फट सकता है और कहां फटता है तो उसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि बादल पूछ के फटेगा, बता के फटेगा, हाँ, तो कहां फटेगा। अगर वो ग्लेशियर के ऊपर फटता है तो क्या होगा, बादल फटना कुछ नहीं होता, आकाश में बादल का छोटे से छोटे टुकड़े में भी 10 लाख लीटर से ज्यादा पानी होता है, राइट। मतलब ग्लास से आप, ग्लास मतलब एक कप अपने ऊपर डाल लो तो आप गीले होगे, ठीक है, गिलास अपने ऊपर डाल लो तो बाल गीले होंगे, ठीक है, मग्गा डाल लोगे तो कंधे तक पानी आ जाएगा, बाल्टी डाल लोगे तो, और पूरी टंकी डाल लोगे तो तुम भी बह जाओगे, राइट। तो एक सेकंड में एक साथ जब 10 करोड़ लीटर पानी गिरेगा तो क्या होगा, उसको कहते हैं बादल फटना, उसको कहते हैं बादल फटना। तो वो बादल 10 साल में कभी एक फटा करता था। कितने बुजुर्ग हैं यहां पे जिन्होंने अपने जीवन में लास्ट टाइम बादल फटने की घटना कब सुनी थी, उत्तरकाशी में सुनी थी, उससे पहले कब सुनी थी,
उससे पहले कब सुनी थी? ज्यादातर लोगों की मेमोरी में बादल फटने की घटना नहीं है, परंतु पिछले 3 साल में टोटल 125 से ज्यादा बादल फटने की घटना रिपोर्ट हुई है, और हिमालय रीजन में, और सबसे संवेदनशील रीजन में वो घटनाएं घटी है। राइट? अगर वो ग्लेशियर के ऊपर फटता है तो जो ग्लेशियर में रेन होना है उससे वो 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। वो 100 गुना ज्यादा है, और इतना खतरनाक हो सकता है कि लैंडस्लाइड के साथ साथ पूरा का पूरा माउंटेन स्लाइड हो सकता है। और इस साल पहली बार रिपोर्ट किया गया, लगभग गोमुख, जहां से हमारी दिव्य गंगा का गोमुख है, वो लगभग बंद हो गया। बताया नहीं गया, वो लगभग बंद हो गया है। पर अगर ये बादल फटे कहां पे? ग्लेशियर में, तो 10 से 100 गुना खतरनाक हो सकता है। अगर ये भाखड़ा डैम के ऊपर फट जाए तो छोटा छोटा आंकड़ा है। अगर भाखड़ा बांध टूटता है, मेरी 54 साल की उम्र होगी, मैं हिमाचल में पैदा हुआ हूं, पंजाब में पला बड़ा हुआ हूं, मैंने अपने जीवन में भाखड़ा डैम नंगल के गेट खुलते हुए का नहीं सुना। पहली बार 2023 में खुले, इस बार खुले, रंजीत सागर के गेट खुले, मलाना तो उड़ गया। इस बार क्या हुआ? पंजाब की कितनी नदियां हैं? सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चनाव, और एक नदी है रावी। चनाव जम्मू एंड कश्मीर में है, और जो रावी है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करती है, दोनों की बॉर्डर को करती है, क्योंकि इस तरफ है अमृतसर और उस तरफ है लाहौर। तो जो लाहौर शहर है वो किसके ऊपर बसा हुआ है? रावी के ऊपर। पर रावी होती थी, पिछले 40 साल से रावी का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उसमें कोई पानी नहीं था। उसके ऊपर पीछे मलाना डैम बना, उसने सारा का सारा मनाली का पानी रोक दिया। अब मनाली केवल एक रेत का नाला थी, जिसके ऊपर तरह तरह के लोगों ने पहले रेत चुराई, फिर उसके ऊपर उसका पाट चुराए, फिर लोगों ने खेती करनी शुरू की, फिर उसके ऊपर लोगों ने कॉलोनियां काटी, और बड़ी बड़ी स्कीम बन गई। और इस साल अचानक रावी पैदा हो गई, जाग उठी। और क्योंकि वो कहते हैं ना, नदियां रोज रोज न्याय नहीं करती, रोज रोज हिसाब नहीं मांगती, वो एक दिन में ही अपना हिसाब, 1 सदी का हिसाब एक दिन में पूरा कर लेती हैं। तो इस बार रावी फिर से जागृत हुई, और उसने जितने एरिया में, चाहे वो पंजाब का एरिया था, चाहे वो पाकिस्तान का एरिया था, जहां भी लोगों ने जो बना के जैसे जैसे कब्जा किया था, रावी ने अपना एरिया वापस ले लिया। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ऐसा मैंने सुना है, नदी नहीं बहे, लेकिन नदी जब भी आई उसको अपना रास्ता बनता रहता है। नदी हर 100 साल में अपना सारा रास्ता क्लेम कर लेती है, चाहे नदी कितनी बार अपना रास्ता छोड़े, परंतु वो अपनी भूमि छोड़ती नहीं है, वो उसको क्लेम करेगी तो करेगी। ये तो रावी के साथ हुआ कि रावी क्लेम हो गई। जो सतलुज है वो 850 किलोमीटर लंबी नदी है, पर उसके ऊपर डैम बनू के काट कूट के अब उसको 400 किलोमीटर तक की सीमित कर दिया। यानी पहली बार मानव इतिहास में हम 400 किलोमीटर की नदी खा गए। और ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं ना, जो गेहूं और चावल खा रहे हो पंजाब हरियाणा का, वो नदियों से खा रहे हो, वो नदियों का एरिया खा रहे हो। और ये जो मकान चिन के बैठे हैं, ये भी नदियों का धरोहर है। ये रेत कहां से आई?
ये 90% रेत है, ये कहां से आई? नदियों से चुराई हुई रेत है। ये पूरी की पूरी जो सभ्यताएं हैं, ये पूरे के पूरे नगर और महानगर हैं, ये नदियों की देन है। परंतु ये देन नहीं है, ये नदियों ने हमको दिया नहीं है, हमने उससे चुराया है, हमने उसके ऊपर लूटा है, हमने उसके ऊपर डकैती डाली है। और अब नदियों ने वो क्लेम करना शुरू कर दिया। रावी पहला एग्जाम्पल है, अंतिम नहीं है। पिछले साल, इस साल ये रावी में बाढ़ आई, इस साल आएगी सतलुज में और ब्यास में। तो नदियों की तो चोरी हो गई, क्या प्रश्न आया है? बारिश की चोरी हो जाती है क्या? एक एक मुद्दे को जोड़ता जाऊंगा, एक एक मुद्दे को जोड़ता जाऊंगा। हमने क्या किया? आप कितने मुद्दे को जोड़ा? 5। कौन कौन सा? बादल फटना, ग्लेशियर पिघलना, टूटना, क्रैश होना, रेत, इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड, और डैम, और उसके बाद नदियों का दोबारा रिवाइव हो जाना, और बादल फटना ऊपर, है ना। ये 5 एरिया उन्होंने किए। अब इस बार जो घटना है, क्या बादल भी चुराए जा सकते हैं? चुराए जा सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है? हेलो, बादल चुराए जा सकते हैं? बादल चुराने की, क्या बादल बनाए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं? क्या बादल निर्देशित किए जा सकते हैं? क्या बादल एज ए बम भी ट्रेड की यूज किए जा सकते हैं? अभी तक ये जो सारी की सारी, इस साल से पहले तक ये सारी की सारी जो जानकारी, ये कभी सुरक्षा कारणों से थी। इस बार हमारी ईमानदार सरकारों ने पहली बार माना ही नहीं, परंतु उसको पब्लिसाइज भी किया कि इस साल दिल्ली का पोल्यूशन रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग की जा रही है, कृत्रिम वर्षा करवाई जा रही है, जिससे कि बादल बनाए जा सके और जो हवा का प्रदूषण है वो ऊपर से बैठ के, वो कहां आके बैठ जाए? धरती पे, आपकी छतों पे आके बैठ जाए, आपकी स्किन के ऊपर बैठ जाए, आपकी जमीन पे बैठ जाए, आपके पेड़ पौधों पे बैठ जाए, और आपकी बॉर्डर बॉडी में चला जाए। वो नाक से ना आए, वो आंख से ना आए, बाकी हर माध्यम से आपके अंदर आए, क्योंकि जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। वो एक तरफ उन्होंने कहा कि वो हो गई, एक तरफ कहा कि वो फेल हो गई। हाँ, क्योंकि वो ये जो घटना है, वो इसकी घटना की गई कि आपने फंड का मिसमैनेजमेंट किया, राइट। फुस्सी बम फोड़ा आपने, परंतु उसका खर्चा तो किया ना। आईटी कानपुर को पैसे तो दिए, बस इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, उससे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या किया? ये जो खबर है, ये क्लाउड सीडिंग नहीं होने के लिए या क्लाउड सीडिंग होनी चाहिए उसके पक्ष में है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बीमारियां दिल्ली के चारों तरफ बीमारियां ज्यादा होगी। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। अभी मैं जो विषय कह रहा हूं कि मैंने कहा कि ये जो खबर है, ये जनता की आवाज है या सरकार की आवाज है? क्योंकि वो क्या करती है, खबर को इस तरीके से पेश करती है ताकि वो ऐसा पेश करे कि जनता चाहती है कि क्लाउड सीडिंग हो। तो खबर यह होनी चाहिए थी, क्या तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट जानते हो? क्या तुम्हारा जो बादल है वो आइसोलेटेड जोन है? क्या उसका पर्यावरण के साथ, पर्यावरण चक्र के साथ, ऋतु चक्र के साथ, पानी चक्र के साथ, टेम्परेचर चक्र के साथ, फसलों के चक्र के साथ, जीवन चक्र के साथ संबंध है कि नहीं? वो केवल पानी ही है या उसको और भी है, या पूरा जीवन चक्र है वो? तो उस जीवन चक्र को, पूरे के पूरे जीवन चक्र को एक छोटी सी घटना के लिए, छोटी सी गलती को सुधारने के लिए सारा का सारा चक्र बिगाड़ देने की घटना है। उसके लिए आपने समाज को पूछा, समाज को बताया, समाज को तैयार किया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। केवल एक खबर से वो पूरा का पूरा मुद्दा दबा दिया गया।
फुस्सी बम इतना पैसा खर्च कर दिया, क्लाउड सीडिंग कर दी और बारिश ही नहीं हुई। और सबकॉन्शियस माइंड में यह कहा जा रहा है कि भाई ऐसा करो, इतना ज्यादा क्लाउड सीडिंग करो कि कम से कम बारिश तो हो। यह क्या किया गया? क्लाउड सीडिंग को रोकने के लिए या क्लाउड सीडिंग को प्रमोट करने के लिए? और आपका मुंह बंद, आपका दिमाग बंद, उसको डिफ्लेक्ट करके कहीं और ले गए एक खबर के माध्यम से। ये हुआ, राइट? और जब बादलों से प्रदूषण नीचे आता है तो जैसा कि मैंने कहा कि वो नाक और आंख में नहीं आना चाहिए, बाकी हर एंगल से घुसे और पूरे के पूरे प्रकृति चक्र को वो बर्बाद कर दे। क्लाउड सीडिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं? इस समय लगभग 12 अलग अलग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है। उसको डिफेंस भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूनिवर्सिटीज भी इस्तेमाल कर रही हैं, उनको सरकारें भी इस्तेमाल कर रही हैं, उनको राज्य सरकारें भी इस्तेमाल करने लगी हैं। अब तो क्लाउड सीडिंग ऑन डिमांड हो गई है। क्लाउड सीडिंग ऑन डिमांड हो गई है कि जब आप डिमांड रेस करो और डिमांड रेस करके यूनिवर्सिटीज को बोलो, वो आपको क्लाउड सीडिंग करके देंगे। जैसे आपका 100 एकड़ का फार्म है, रेत नहीं हो रही, बाजू मतलब बारिश नहीं हो रही, तो आप यहां क्लाउड सीडिंग करवा लो या बारिश करवा लो। तो यानी प्रकृति से खेलना, बादल बनाना, नमी के साथ खेलना, जैसे नमी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको इस हद तक मार्केट कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, और इस समय वो एक बिजनेस मॉडल के तौर पे ऑलरेडी है और आपको बताया तक नहीं गया, आपसे पूछा भी नहीं गया। कॉर्पोरेट के अपने क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ जी, करना क्या है? वो कॉन्ट्रेल जा रहा है, तो कॉन्ट्रेल से भी क्लाउड सीडिंग होती है, हार्प से भी क्लाउड सीडिंग होती है, अमोनियम सल्फेट से भी क्लाउड सीडिंग होती है। ऐसी और 12 टेक्नोलॉजी है। इस समय क्लाउड सीडिंग की जो फिनोमिनन है, जो सरकारों पहले मानती नहीं थी, अब सरकारों ने पहली बार मान लिया है और उसको तो बिजनेस मॉडल के तौर पे भी खुला कर दिया है। अब क्लाउड सीडिंग कौन कौन कर सकता है और कहां से की जा सकती है और कितनी मात्रा में की जा सकती है, आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में इस समय क्लाउड सीडिंग सबसे बड़ा बम है। और इस बार सरकार ने पहली बार, ठीक है, वो 5 दिन के युद्ध में, लड़ाई में जो मीडिया में हुई 90%, 99%, उस लड़ाई में सरकार ने कहा अब हम इसका बदला लेंगे, बदला देंगे, क्योंकि हम इंडस रिवर ट्रीटी भंग कर देंगे। यानी इंडस रिवर ट्रीटी मालूम है आपको क्या है? सिंधु जल समझौता। जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, नॉर्थ इंडिया में पंजाब है, पंजाब पंजाब का मतलब पंजाब, 5 नदियां। पंजाब का नाम 5 आब, पहले पुराना जो नाम है वो पंचनद था, यानी 5 नदियां। उससे भी पुराना जो उस पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है सप्त सिंधु। तो उसमें 2 नदियां और हैं। एक नदी और है जिस नदी को महानद बोलते हैं, उसका नाम है सिंधु। वो इतनी बड़ी नदी है, इतनी महान नदी है कि नदियों का नाम का भी वो प्रायवाची हो गया। सिंधु मतलब नदी, वो प्रायवाची हो गया। और इस देश का नाम भी सिंधु, इंडो सभ्यता का नाम भी का भी वो प्रायवाची है। तो होता क्या है कि पंजाब की जो नदियां हैं, वहां 2 शब्द है, चढ़दा पंजाब ते उत्तरदा पंजाब, लहंदा पंजाब। चढ़दा पंजाब मतलब जहां सूर्य उगता है, लहंदा पंजाब जहां सूर्य छुपता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो मतलब जो पंजाब वाला पंजाब है, जो वर्तमान हिंदुस्तान वाला पंजाब है, वो ऊपर है। वो हिमाचल से नदियां निकलती हैं पहाड़ों से, और वो पहले पंजाब में आती हैं, और पंजाब से उसकी जो ढलान है वो किसकी तरफ है? वो पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान की अपना कोई पहाड़ नहीं है जिसके ऊपर वो डैम बना सके। डैम कहां बन सकते हैं, नदियों को कहां रोका जा सकता है, हिंदुस्तान में। और ज्यादातर कहां रोके गए, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे ही डैम बनाए गए। उन डैम का नाम क्या है, भाखड़ा डैम, रंजीत सागर डैम, मलाना डैम वगैरह वगैरह, पौंग डैम, ये सारे डैम। ठीक है, पंडोर डैम ऊपर ब्यास पे बना है। और वहां क्या किया गया, पहले नदियों के पानी, नदियों को जोड़ा गया, अब नदियों के पानियों को जोड़ा गया, डैम पे दो दो नदियों को मिलाया गया। इससे क्या हुआ कि जो नदी अब ब्यास को सतलुज में मिला दिया गया, तो वहां क्या होगा, आगे की जो ब्यास है वो क्या हो गई, सूख गई, और उसमें क्या बस गया, जमीनें बस गई और खेत हो गए, और लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर खेती करने लगे। राइट, तो लगभग 300 किलोमीटर ब्यास खाली गई, 400 किलोमीटर सतलुज खाली गई, जिसके ऊपर हम कृतगणों ने नदियों को केवल और केवल चूसा, परंतु नदियों के भी हक हुआ करते हैं, नदियों के भी हक हुआ करते हैं। और हमने क्या किया, नदियों को हक विहीन कर दिया, आवाज विहीन कर दिया, हमने उसको चुरा दिया। और इस साल नदियों ने अपनी आवाज सुना दी। एक मार्कंडा नदी है, वो भी ऐसे सूखी हुई है, वो जी, और जिसको आप सरस्वती बोलते हैं वो भी ऐसे ही सूखी है। गग्गर है बड़ी, बीच में गग्गर भी है, बड़ी नदी है वो, हरियाणा उस पे चलता है, पूरा हरियाणा जो है वो गग्गर पे उसमें आ जाएगा। इस बार क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं सरकारें क्या कर रही हैं, मैं उससे ज्यादा क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस करता हूं। तो होता क्या है कि पहले चढ़दे पंजाब में पानी आता है, नदियों में पानी आता है, वो डैम में रोक लिया जाता है। तो पंजाब ने, मतलब हिंदुस्तान ने ज्यादातर पानी रोक लिया, तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारा भी हक है। तो फिर दोनों राज्यों के बीच में, दोनों देशों के बीच में नदियों को लेके पानी के बंटवारा हुआ, और उसकी एक जो ट्रीटी की गई, वो उसको इंडस रिवर ट्रीटी कहते हैं। 1960 के करीब में जब भाखड़ा डंगर बना, उसके बाद डैम बनने शुरू हुए, अंग्रेजों के बाद डैम बनने शुरू हुए, तब ये हुई। अब होता क्या है कि ब्यास को डाल देते हैं सतलुज में, फिर सतलुज और रावी मिलके और चिनाब जाके मिलती है, अल्टीमेटली ये सारी नदियां इकट्ठी होती हैं इसमें, सिंधु में। इसलिए सिंधु महानद है, महानदी है। इस बार 3 साल पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी 5 नदियों में, क्योंकि हमने क्या किया, पानी खोल दिए, डैम खोल दिए, और सीधा सीधा पानी कहां जाने दिया, हमने बोल दिया तो नेचुरल साइकिल है, और वो सारा पानी पाकिस्तान में गया। और पाकिस्तान में इस सदी की सबसे भीषण बाढ़ आई, यानी 60% से ज्यादा पाकिस्तान पानी में गया। इस साल भी 20-25% पाकिस्तान पानी में गया, और खतरा था कि अब सतलुज में बाढ़ आ गई, ब्यास में आ गई, सतलुज में आ गई, रावी में आ गई, चिनाब में आ गई, तब इन सारों का जो एक्सेस वाटर है वो किस में जाएगा, सिंध में। और वो पूरा का पूरा जो पंजाब, जिसको पंजाब बोलते हैं, अब असली पंजाब का मतलब है, ये नहीं है पाकिस्तान पंजाब, ये हिंदुस्तानी पंजाब। पंजाब का मतलब, पंजाब की जो परिभाषा है वो राजनीतिक परिभाषा नहीं है, पंजाब की परिभाषा है वो प्राकृतिक परिभाषा है, वो नेचुरल पर्यावरण की परिभाषा है। पंजाब, ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, इन नदियों को पता नहीं है। राइट, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रदेश है, पूरी की पूरी जो प्रकृति है, वो है उस पंजाब का नाम है, जिसमें पूरा का पूरा जम्मू का, अब उसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर आता है, वो भी पंजाब का हिस्सा है ट्रेडिशनली। फिर पूरा हिमाचल प्रदेश, वो भी पुराना पंजाब का हिस्सा है। जो वर्तमान पंजाब है वो भी पंजाब है, जो वर्तमान हरियाणा है वो भी पंजाब है, और वर्तमान जो पाकिस्तानी पंजाब है वो भी पंजाब है। और वो यहां से लेके ये सप्त सिंधु के सारे इलाके का जो विस्तार है, ये पंजाब बनता है। तो नदियों की परिभाषा संस्कृतियों से पहले प्रकृतियों में देखनी पड़ेगी। राइट, ठीक है। अब
अब दोनों देशों के बाद जब तक जो पर्यावरण था, रेन थी, वो कंट्रोल में थी, सीमा के अंदर थी, उनका जो साइकिल था वो नॉर्मल था, तब तक हम उसके साथ छेड़खानी कर सकते थे। इस साल से हमारी लिमिट क्रॉस हो गई है और नदियों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, राइट। इस साल एक और घटना घटी। ये जो बारिश है ये रुकी नहीं, ये लेह लद्दाख तक रुकी नहीं, ये लेह लद्दाख से ऊपर जाके तिब्बत चली गई और तिब्बत से ऊपर जाके एक दो नदियां और निकलती हैं, सिंध डायरेक्ट निकलती है। मानसरोवर लेक से एक तरफ क्या निकलती है, सिंध, जो इस तरफ को बह के पूरे, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आ जाती है, और एक नदी उधर को जाती है, चाइना को भी लग रहा है। उस तरफ को भी जाती है। उस नदी का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। वो पूरा का पूरा वो क्या करती है, तिब्बत को क्रॉस करती हुई जाती है चाइना में, और चाइना को क्रॉस करती है अरुणाचल प्रदेश से री एंटर करती है असम में एंटर करते हुए बांग्लादेश में, और पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है वो इसी के ऊपर निर्भर है। और अब जब उसमें बारिश हुई, उसमें सिल्ट हुई, तो तबाही, कौन कौन डूबेगा, कौन कौन डूबेगा, कौन कौन तबाह होगा, केवल इंडिया नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, साथ में चाइना है, और चाइना के साथ साथ भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश भी शामिल है। यानी ये एक साथ 4 देशों की तबाही का मंजर है। कितनी जुड़ गई बातें, कितनी जुड़ी, अभी 6 जुड़ी हैं, अभी 7वीं और जोड़ता हूं। 4 दिन पहले एक बड़ा गुब्बारा फूटा इथोपिया में। कहां फूटा, इथोपिया में, और ज्वालामुखी, और वो 12,000 साल बाद, 1200 साल, 12,000 साल बाद फूटा है। यानी प्रकृति में कुछ अंदर ऐसा भयंकर हो रहा है कि धरती अब उसको सहन, उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रही, गर्मी फूटने लगी है। और मतलब पूरे के पूरे अफ्रीका में कोई ज्वालामुखी, उसकी तो कोई बात भी हमने नहीं पढ़ी, राइट। और वो अचानक जाग पड़ा, अचानक फूट पड़ा, और वहां से इतनी ऊंची डस्ट गई है, और ज्यादातर भारत में खबरें हुई हैं, क्योंकि वो डस्ट आके ऊपर से आके कहां जाके सेटल हो रही है, दिल्ली में से ही, दिल्ली से भी आगे, दिल्ली में आ गई तो उसका एक असर होगा, पंजाब की, हरियाणा की फसलों पे आके गिरेगी तो उसका दूसरा असर होगा, नदियों में गिरेगी तो उसका तीसरा असर होगा, और ग्लेशियर के ऊपर जाके गिरी तो, जम गई तो चौथा होगा। उससे क्या होगा, जो स्नो मेल्टिंग की घटना है वो बढ़ गई। यानी ये कितना सर्कल हो गया, ये 7वां साइकिल उसमें एंटर हो गया। ये घटना कहां घट रही है, धरती पे। ये घटना कहां कर रही है, घटनी पे। अब एक घटना, 8वीं घटना है जो इस समय घट रही है, और वो घटना धरती के ऊपर नहीं घट रही है, वो धरती से परे घट रही है, और वो सूर्य पे घट रही है। क्योंकि जैसे ऋतु का चक्र होता है, पवनों का चक्र होता है, दिन और रात का चक्र होता है, मौसम का चक्र होता है, तापमान का चक्र होता है, रेनफॉल का चक्र होता है, राइट। उसी तरह से सूर्य का भी एक चक्कर है, क्योंकि सूर्य के ऊपर आपको काले धब्बे नजर आते हैं, ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं, मालूम है ना सबको, ठीक है। सूर्य पे ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, वो ब्लैक स्पॉट कुछ नहीं होते हैं, वो सूर्य पे भी ज्वालामुखी फूटते हैं, जिनको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। उनका तापमान लगभग 4000 डिग्री होता है, नॉर्मल सूर्य का तापमान 6000 डिग्री होता है। वो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण वो लाल होते हुए भी काले नजर आते हैं, उसको सनस्पॉट्स बोलते हैं। जब वो फूटते रहते हैं तो प्रेशर कुकर, तो सूर्य क्या एक प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर के कारण उसके अंदर जो प्रेशर इकट्ठा होता है वो बाहर निकलता रहता है, तो सूर्य का तापमान एक नियम में, एक नियंत्रण में रहता है। अगर प्रेशर कुकर की सीटी बंद हो जाए तो, प्रेशर की सीटी बंद हो जाए तो क्या होगा, प्रेशर बंद हो जाए तो और क्या होगा,
और क्या होगा, वो फटेगा। जब वो फटेगा तो जो घटना घटती है उसको बोलते हैं सोलर मास इजेक्शन, SME। तो वो सौर ज्वालाएं फटती हैं, इतनी तेजी से सूर्य के अंदर से ज्वाला फटती है कि उसमें 10-20 हजार धरतियां तो नॉर्मली थमा जाती हैं। वो इतनी बड़ी ज्वाला होती है क्योंकि सूर्य का जो आकार है वो धरती से 13,33,000 गुना बड़ा है और वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मोटा मोटा सूर्य का भी तापमान बढ़ जाता है और सूर्य का तापमान बढ़ने से धरती का तापमान भी बढ़ता है, जिसको हीट वेव कह रहे हैं। उसका एक कारण धरती पे है और दूसरा कारण आकाश में है, राइट। और इस साइकिल को 7 साल का और 14 साल का साइकिल कहते हैं, राइट। इस साल वो 14 साल का साइकिल हो रहा है जिसको हम सोलर मैक्सिमम कह रहे हैं, यानी सूर्य का तापमान इस साल सबसे अधिक होने की संभावना है, जिससे जो ग्लेशियर मेल्टर है अनप्रेसिडेंटेड मतलब हीट, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी और गर्मी सर्दी के साथ साथ पूरा का पूरा जो ऋतु चक्र है वो एक्सट्रीम में चलता है। और इस साल मैंने मनाली में बात कर रहा था, मनाली में बात करते करते जब मैं ये सारी बातें कर रहा था मैंने कहा ये तो पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। तो एक बूढ़ी अम्मा ने, 90 साल की बूढ़ी अम्मा ने कहा ना 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 बेटा हुआ था, उसने बताया हुआ था। कब हुआ था? तो उन्होंने कहा 1905 में हुआ था। 1905 में इतनी अतिवृष्टि हुई कि पूरा का पूरा हिमाचल, मनाली, कुल्लू मनाली सब पानी पानी हो गया था और साथ साथ 8-8 दिन तक बारिश रुकती नहीं थी और सब कुछ पानी पानी हो गया था। अच्छा, मैंने कहा और क्या हुआ था? कहते उसके 1 महीने के बाद बहुत बड़ा भूकंप आया था और वो भूकंप 7 दिन तक रुका नहीं था, राइट। मैंने कहा और क्या हुआ था? कहता ऐसा हुआ कि चारों तरफ सांप ही सांप निकल आए थे, ऐसे ऐसे जीव निकल आए थे कि जो देखे नहीं गए थे। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? कहते पता नहीं क्यों होता है, पर हमारे यहाँ कहावत है कि धरती के अंदर ऐसे जीव रहते हैं जो 100 साल में पानी पीते हैं, यानी हर 100 साल में ऐसी घटना प्रकृति में ऐसी घटना हुई है और इस साल वो 100वां साल आ रहा है। अब मैंने कुछ ज्योतिषियों से बात की तो कहते हैं कि इस समय जब 2 प्रकृति के साइकिल, प्रकृति में अलग अलग साइकिल होता है, दिन रात का छोटा सा साइकिल, राइट, और ये साइकिल स्थिर है या आगे पीछे जाता है? हेलो, जागो, ये और कहीं सुनने को नहीं आएगा, बैठो उठ के, ये बात और कोई सुनने को नहीं आएगी, इसको इसलिए ध्यान से सुनो। तो दिन रात आगे पीछे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, यस और नो? उसके साथ क्या बड़ा छोटा होता है? महीने छोटे बड़े होते हैं। और क्या होता है? चांद का भी साइकिल है। और क्या होता है? सूर्य का भी साइकिल है, उत्तरायण और दक्षिणायन का। और ऋतु साइकिल भी है, मॉनसून साइकिल भी है। और कौन सा साइकिल है? सूर्य का भी साइकिल है। और इन साइकिल का आपकी सेहत के ऊपर, आपके मूड के ऊपर और मानव के जन्म के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि ये साइकिल हमारी बहनों के माहवारी को प्रभावित करता है, जिससे जन्म दर के ऊपर भी असर पड़ता है। ये वो दिखने में वहां है, परंतु वो जीवन के हर एरिया में वो समाये हुए हैं। वो इतनी संवेदनशील घटना है, ठीक है। जब ये 2 साइकिल आपस में टकरा जाते हैं उसको बोलते हैं विपदा। ये सारे साइकिल अलग अलग हैं, पर जब ये मिल जाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो उनका जो वेग है वो क्या हो जाता है? डबल। अगर 2 मिल जाए तो ट्रिपल, अगर 3 मिल जाए तो, अगर 10 मिल जाए तो, अगर 11 मिल जाए तो। ऐसा ज्योतिषी गणनाओं से पता चलता है कि ऐसे 8 साइकिल महाभारत काल में शायद मिले थे। और इस समय की जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं वो शायद 11 मिल सकते हैं, शायद
11 मिल सकते हैं, इसका आंकलन भी अभी संभव नहीं है। परंतु इन घटनाओं को कुछ लोगों को पता है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? हाँ जी, अब मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूं, आपके कुछ प्रश्न ले लेता हूं ताकि अंदर जो प्रेशर इकट्ठा हो रहा है वो थोड़ा रिलीज हो जाए। आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए। साइकिल चलते हैं उनको देखिए, अब क्या 2 वे चलेगा तो एक माइक उधर रखो ताकि शेयरिंग होती रहे, और ये लाइट ऑन कर दो। हाँ जी, और सभी शामिल होइए इसमें, क्योंकि अब कोई इससे अछूता नहीं है और कुछ भी अछूता नहीं है। सर जी, जैसे ये आपने पूरे साइकिल बताए, ये सब साइकिल होते हैं, ये बात भी हमारे पहले सीधा खड़ा हो, गर्दन सीधी रख। राइट? क्योंकि तुम्हारा अंदाज पता क्या है, मेरे को डर लग रहा है। बिल्कुल, और पकड़ो ऐसे आराम से। ये जितनी भी साइकिल्स है, जो घटनाएं घट रही है और जो आने वाली घटनाएं हैं, ये बातें कहीं ना कहीं हमको इशारा दे रही है पहले से ही, प्रकृति हमको बता रही है कि हम कुछ होने वाला है। इंसान भी उसको समझ रहा है, लेकिन उसको रिग्रेट कर रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। और ये साइकिलें अगर आती हैं, ये चीजें हमें भी पता है, हमारे को भी पता था, उन्होंने हमको कहीं ना कहीं हमको बता के गया। इन साइकिल की घटनाओं का, इनके प्रभाव की घटनाओं का हमारी सभ्यताओं ने इसका अध्ययन किया है, इसको रिपोर्ट किया गया है, इसके मॉडल बता के हमारे गीतों में, हमारी कहावतों में, हमारे किस्से कहानियों में इसको दर्ज किया गया है। ये बात है, उसको कहने दो ना। हाँ सर, आपने जैसे बोला, जो ऊपरी ताकतें हैं जिनको ये चीजें मालूम, वो चीज उनका एक और मोटिव है पॉपुलेशन करना। तो क्या उनके एजेंडा में ये उनको ये चीज मालूम थी, जिसकी वजह से वो लोग उसको और स्ट्रीम में ले जा रहे हैं? इस प्रश्न को मैंने सुन लिया और एक तरफ रख लिया, और जब इसका संदर्भ आएगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। सर, ये आर्टिफिशियल रेन जो हुई है अभी हिमाचल में, राजस्थान को, जैसे हम लोग राजस्थान के मुद्दे को भी लिए थे, तो मैंने लिया, मैंने कहा राजस्थान में भी इसका असर हुआ है। राजस्थान में भी जैसे बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। हिमाचल में बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की है। कांग्रेस राजस्थान में जैसे बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आप मान सकती हो कि बीजेपी की ही है। बीजेपी है, बीजेपी भी। आर्टिफिशियल रेन से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकली क्या इन लोगों को मतलब फायदा हो रहा है, क्या क्यों ये आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं, इसके पीछे इनका एजेंडा क्या है? देखिए ऐसा है, अब ये जो दो सवाल है ना, इसमें 2 चीजें मिक्स हो रही हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राइट? एक है प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति में व्यवस्था है, बनानी नहीं। प्रकृति की व्यवस्था को सिर्फ समझना है और उसके अनुकूल होके रहना है। यही मानव सभ्यता है, राइट? यही जीवन है, यही दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है, यही सच्चा सनातन दर्शन है। हाँ के ना? कि प्रकृति जैसी है उसको वैसा समझना और उसकी व्यवस्था को समझना और उसको समझ के उसके मुताबिक होके जीना, यही हमारी सनातन संस्कृति के मूल मंत्र है। ठीक है ना? अब दूसरा अपने प्रश्न का, मानव व्यवस्था। तो इनके जो प्रश्न है वो किस तरफ जा रहे हैं? उनको प्रकृति से चिंता नहीं है, ये कहां जा रहे हैं? मानव व्यवस्था में। अब प्रकृति की हर साइकिल के पीछे नियम है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जो मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, अमेरिकन के लिए, गोरों के लिए, कालों के लिए, आज वालों के लिए, इतिहास वालों के लिए और भविष्य वालों के लिए प्रकृति के साइकिल नियम सेम है। हाँ, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा या कम हो सकती है, समझ में ज्यादा हो सकती है, पर नियम तो सेम है। वहां कोई मुद्दा
नहीं है। मुद्दा यहां है कि आदमी में भी कई तरह के साइकिल होते हैं, मैन मेड साइकिल भी तो होते हैं, यस और नो, या नो, ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिक्स है वो मैन मेड साइकिल है, इलेक्शन है वो मैन मेड साइकिल है, ठीक है। जो बूम एंड तेजी है, शेयर मार्केट की तेजी और मंदी है, वो मैन मेड साइकिल है। युद्ध मैन मेड साइकिल है, ठीक है। पॉपुलेशन का बढ़ाना और पॉपुलेशन का घटाना, वो कौन सा साइकिल है? मैन मेड। सभ्यताओं का पैदा होना और सभ्यताओं का डूब जाना, वो मैन मेड साइकिल है, राइट। अभी क्या हो रहा है? प्रकृति के भी मल्टीपल साइकिल मिल रहे हैं और इंसानों के भी मल्टीपल साइकिल मिल रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ गड्ढमड्ढ हो रहे हैं। और इसके कौन पहला है और कौन दूसरा है, उसका आकलन करना संभव नहीं है, राइट। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा वो कॉन्स्पिरेसी थियरी में आएगा। वो किस में आएगा? कॉन्स्पिरेसी थियरी में आएगा। अभी मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में नहीं उलझ रहा हूं, अभी मैं तथ्यों की तरफ उलझ रहा हूं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे दुष्परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, उसके हमें अभी कौन कारण है, कौन परिणाम है, उससे पहले हम ये देखो कि इसका हर्जाना क्या क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे इसके। ये सही है तरीका? हेलो, हाँ, क्योंकि हाँ जी, आगे पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है? वो जब मैं मैन मेड साइकिल की बात करूंगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम, ठीक है ना, अभी हम प्राकृतिक साइकिल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, दोनों का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट संबंध है, उनके बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल रेन क्या ड्रोन से भी करवाई